हेलो दोस्तों, मैं आपको बोलूं कि 2018 से अगर आप दिल्ली की एयर पॉल्यूशन या एयर क्वालिटी की कंडीशन की बात करेंगे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 2024 के अंदर दिल्ली ने एक भी ऐसा दिन क्लीन एयर डे नहीं देखा है। मैं आगे बताऊंगा कि आपको क्लीन एयर डे का मतलब क्या होता है, जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पे डिपेंड करता है। साथ साथ में लगभग एक महीना ऐसा हो चुका है जो कि दिल्ली और उसके आसपास के जो नेबरिंग एरियाज हैं, चाहे से वो गुरुग्राम हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, वहां के लोग जो सांस ले रहे हैं, दैट इज नॉट अ फ्रेश एयर, दैट इज अ टॉक्सिक एयर। और कहीं ना कहीं जैसे ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जाता है विंटर्स के अंदर, तो उसी तरीके से जो एयर क्वालिटी है वो बद से बदतर होती जाती है और उसका इंपैक्ट पड़ता है वहां की मासेस पे, वहां के लोगों पे, क्योंकि इट इज हार्मफुल एंड डेट्रीमेंटल फॉर देयर हेल्थ, राइट। और जिस तरीके से विंटर्स में हम एक वेदर फेनोमेना नहीं बोलूंगा मैं, एक एनवायरमेंटल रिलेटेड फेनोमेना देखने को मिलता है जिसे हम स्मॉग कहते हैं, जिसे मिक्सचर ऑफ स्मोक प्लस फॉग, वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे हेल्थ इश्यूज लेके आता है जहां पे वो लोग रह रहे हैं। एंड स्पेशली आप देखने को मिलते हैं आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज। और आपने एक न्यूज रिपोर्ट या डेटा तो पढ़ा ही होगा कि एक इंडिविजुअल अगर दिल्ली में रह रहा है और जिस तरीके से एयर क्वालिटी की सिचुएशन हमें वहां देखने को मिलती है, तो ही और शी स्मोक्स अराउंड 50 सिगरेट्स। आप उस चीज को कंपेयर कर सकते हो जिस तरीके का एयर क्वालिटी आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है या फिर जो एडजॉइनिंग एरियाज और नेबरिंग एरियाज के अंदर देखने को मिलता है। अब आने वाले टाइम पे जिस तरीके से काफी सालों से ये इशू चला आ रहा है, तो हमेशा ये डिबेट होती है कि क्या हमें अपनी कैपिटल को रिलोकेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो हमारे पास में ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, और क्या पहले भी ऐसे हमारे स्कॉलर्स या पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं जिन्होंने क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमें दिए हैं कि हम कौन सी कैपिटल, मतलब या फिर सेकंड कैपिटल हम बना सकते हैं इंडिया की, जिससे कि जो दिल्ली पे प्रेशर है वो कम हो सके। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी जगह है जो कैपिटल बननी चाहिए, राइट। और ये डिबेट जब ज्यादा ट्रिगर हो जाती है जब शशि थरूर साहब एक हफ्ते पहले फॉर्मर ट्विटर यानी एक्स पे एक पोस्ट डालते हैं और जिसमें कि वो दिल्ली को कंपेयर करते हैं ढाका के साथ। अब जो ढाका बांग्लादेश है, इट इज सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, राइट, इन द वर्ल्ड। बट अगर आप जब उसको दिल्ली से कंपेयर करोगे जो कि फर्स्ट मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, फर्स्ट नंबर पे है, तो यहां पे जो हैजार्डस लेवल है दिल्ली में 4 गुना ज्यादा है ढाका बांग्लादेश से ज्यादा। और वो कहते हैं कि जब विंटर सीजन आता है, नवंबर से जनवरी का जो पीरियड है, तो दिल्ली अनइनहैबिटेबल है, मतलब आप रह भी नहीं सकते वहां। और पूरे साल भर बेयरली लोग जो है वो एक फ्रेश एयर को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें देखते हुए बोलते हैं। और आपको पता है कि काफी सारे लोग दिल्ली और दिल्ली के एरियाज में रहते हैं क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज सेटअप हैं, वहां पे आईटी हब्स हैं, लोगों को काफी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, राइट। तो इस तरीके से, बट जिस तरीके से एयर क्वालिटी हो रखी है, इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अस। और स्पेशली विंटर में क्यों? क्योंकि जो कोल्ड एयर है वो कहीं ना कहीं ट्रैप करती है जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उसकी डस्ट को, साथ साथ में जो एमिशंस हैं, चाहे वो वैक्यूलर एमिशंस हो, व्हीकल से निकलने वाले हो, या इंडस्ट्रियल एमिशंस हो, इंडस्ट्रियल से निकलने वाले हो, उस पॉल्यूशंस को भी, उन एमिशंस को भी वो ट्रैप करके रखता है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी की जो सिचुएशन है वो बद से बदतर हो जाती है, राइट। और वहां पे आपको पता है फैक्ट्रीज भी हैं। और आपको एक मैं इंटरेस्टिंग डेटा देना चाहूंगा कि जब आप दिल्ली में व्हीकल का नंबर देखेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 टाइम्स मोर देन अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जैसे बेंगलोर हो, चेन्नई हो, राइट, या कोलकाता हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जब आप दिल्ली के AQI को देखेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स को, तो कभी 225 है, राइट। और एक दिन ऐसा था जब एयर क्वालिटी इंडेक्स उनका सबसे कम था, दैट इज 52। फिर भी उसको क्लीन एयर डे नहीं बोला गया, क्योंकि जब तक आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच में नहीं रहता है, तब तक एक पर्टिकुलर डे को हम क्लीन एयर डे नहीं बोलते। इसीलिए मैंने बोला कि 2018 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली ने एक भी दिन ऐसा क्लीन एयर डे एक्सपीरियंस नहीं किया है, राइट, जो मैं आपको बता चुका हूं। अब आगे जाने से पहले कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, क्या हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के बेसिस पे हमारी नई कैपिटल डिसाइड कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो हमारे पास में अवेलेबल हैं, राइट, किसी दूसरी जगह को अपनी सेकंड कैपिटल बनाना, और क्या हमारे पास्ट स्कॉलर्स या पॉलिटिकल लीडर्स ने भी क्या सजेशन दिए थे। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप IAS का सपना देखते हैं तो 1200 पर मंथ में आप अपनी IAS की तैयारी कर सकते हैं। सबसे अच्छा फीचर मुझे इसका लगता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस, दैट इज अगर आप हिंदी बैच में एनरोल करते हैं तो आपके पास में इंग्लिश बैच का भी एक्सेस होगा, साथ साथ में आपके पास में इंग्लिश बैच का भी एक्सेस होगा, राइट।
ऐसे ही अगर आप इंग्लिश बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आरएम 2026 है। अगर आप इंग्लिश बैच एक और है आगाज, जो अगर आप 2027 को टारगेट कर रहे हैं, इसमें आपके साइंस एंड टेक की क्लासेस लूंगा। और इग्नाइट 2026 दैट इज फॉर इंग्लिश बैच, राइट। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो अगर AQI को क्राइटेरिया रखें तो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो एलिजिबल होंगी। तो पहली चीज आप समझिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स एक नंबर है जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा यूज किया जाता है, जिसमें कि जो एयर क्वालिटी है उसकी सिचुएशन को बताया जाता है कि एयर क्वालिटी की सिचुएशन सेटिस्फैक्ट्री है, पुअर है, मॉडरेटली पॉल्यूटेड है। वाई वी आर यूजिंग नंबर? बिकॉज जो कॉमन मासेस हैं, जो लोग हैं, उनको एक सिंप्लीफाई वर्जन दे सकें कि किस लेवल का पॉल्यूशन उनके आसपास एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम नंबर में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 0 to 50 की बात करेंगे तो दैट कम्स इनटू गुड क्राइटेरिया। 51 to 100 में सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 में दैट इज मॉडरेटली पॉल्यूटेड, अगर 401 से 500 दैट इज सीवियर। इसका मतलब है एयर पॉल्यूशन जो है बहुत बद से बदतर नहीं, सबसे ज्यादा वर्ष हो चुका है। और इसमें हम कुछ पॉल्यूटेंट्स को मेजर करते हैं, जैसे PM10, PM2.5, NO2, O3, CO, लाइक दिस। अब हर एक AQI के स्कोर पे कुछ ना कुछ आपको हेल्थ पे इंपैक्ट दिखेगा। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 to 50 के बीच में है तो आपको कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, मिनिमल इंपैक्ट। अगर 51 to 100 है तो कुछ ब्रीदिंग डिस्कंफर्ट हो सकते हैं जो लोग जो कि सेंसिटिव हैं, बट अगर सीवियर है तो रेस्पिरेटरी इश्यूज इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, इवन जो लोग हेल्दी भी हैं और जिनको लंग डिजीज या हार्ट डिजीज है उनके लिए तो बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो सकती है अगर AQI 401 से 500 के बीच में होता है। तो क्या कुछ सिटीज क्वालिफाई करती हैं 0 to 50 या 50 to 100 के बीच में? तो जब आप दिल्ली के AQI की बात करोगे तो इट इज 303। तो आप मुझे बताएंगे 303 में कौन सी कैटेगरी है? एयर क्वालिटी कोलकाता में 224, अहमदाबाद में 182, पुणे में 149। स्टिल आप देखेंगे कि कोई भी जो सिटी है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रही एयर क्वालिटी इंडेक्स के बेसिस पे। हाँ, पहले सिटीज जो थी उनका, हम कौन सी सिटीज को नेशनल कैपिटल बनाएंगे वो डिपेंड करता था उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पे कनेक्टिविटी कैसी है, क्या बाकी रीजन्स को कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। कभी भी एयर पॉल्यूशन उतना कंसर्निंग नहीं था, बट आज के टाइम पे एयर क्वालिटी भी ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज अगेन हम सुनते हुए आए हैं दैट हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। बट हाँ, कुछ जगह गुड AQI आपको देखने को मिलेगा, जैसे एजवाल में आपको 28 मिलेगा, राइट, तुतुकोई में 29 मिलेगा, शिवसागर में 48 मिलेगा। बट स्टिल हम यहां पे सिर्फ AQI के बेसिस पे हम अपनी कैपिटल सेटअप नहीं कर सकते। तो क्या हमारे पास में कुछ और ऑप्शंस हैं, कुछ अल्टरनेटिव्स हैं जहां पे हम कैपिटल सेटअप कर सकते हैं? तो हम बात करेंगे पहले कि दिल्ली कैपिटल बना क्यों। अब आपको पता है कि इंडिया काफी ऐसे सेवरल एम्पायर्स की बर्थ प्लेस रही है जहां से काफी एम्पायर्स का ओरिजिन हुआ है। जैसे आप कोई भी कॉर्नर ले लीजिए, ईस्ट ले लीजिए, वेस्ट ले लीजिए, नॉर्थ ले लीजिए, साउथ ले लीजिए, राइट। बट उस टाइम पे जो पटना है, बिहार, जो पटना है बिहार के अंदर, वो फाउंडेशन बना था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स एवर सीन इन एंशियंट टाइम्स। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो नंदा डायनेस्टी रूलर्स हैं वो रूल कर रहे थे। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है वो भी डरते थे नंदा डायनेस्टी की जो फोर्स थी या फिर जिस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन था उससे भी। फिर मेडिवल टाइम्स में दिल्ली और आगरा कैपिटल बनना शुरू हुआ, और जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कलकत्ता को समर कैपिटल बनाया और शिमला को बनाया अपनी विंटर कैपिटल, सही है ना। और उसके बाद में दिल्ली को 1911 के अंदर वो कॉलोनियल कैपिटल बनाते हैं और फॉर्मली और ऑफिशियली 1931 में दिल्ली हमारी कैपिटल बन जाती है, राइट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और ये आपके प्रीलिम्स में हिस्ट्री से भी सवाल बन सकता है, बिकॉज दिल्ली राइट नाउ इज इन न्यूज। तो आप सोचेंगे AQI से क्वेश्चन बनेगा, बट पता चला आपको कि हिस्ट्री में आपको UPSC CSE में दिल्ली से क्वेश्चन देखने को मिल गया कि दिल्ली को ऑफिशियली कब बनाया गया था। तो दैट वाज अंडर लॉर्ड लिरविन इन 1931। और जब किंग जॉर्ज फिफ्थ का जब कोरोनेशन हो रहा होता है दिसंबर 12, 1911, तब यहां पे फाउंडेशन डाली जाती है इंडिया की न्यू कैपिटल, और उस टाइम पे दिल्ली बनती है, बट ऑफिशियली बनी थी 1931 के अंदर। अब दिल्ली को बनाने के पीछे रीजन क्या था? दिल्ली को बनाने के पीछे रीजन इसलिए था कि जितने भी एम्पायर्स पहले रहे, कहीं ना कहीं दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फाइनेंशियल और आप कह सकते हो पॉलिटिकल सेंटर कहा जाता था, राइट। और इसी वजह से, और साथ साथ में ब्रिटिशर्स को यह भी लगा कि जब हमने कलकत्ता को अपनी कैपिटल बनाया था तो इट वाज नॉट दैट मच कन्वीनियंट, बहुत आसान नहीं हुआ करता था वहां से रूल करना, इसलिए उन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो दिल्ली की तरफ शिफ्ट करी। इसलिए मैंने आपको बोला कि एक कैपिटल बनने के लिए आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशन का भी इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कि जो लोग वहां रह रहे हैं क्या एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स, आपकी वाटर डिमांड्स, राइट। तो ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काउंट कर सकते हैं।
इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बट अब बाकी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, स्कॉलर्स थे, उनका क्या मतलब उनका क्या देखना था कि हम किसको कैपिटल बना सकते हैं। तो भीमराव रामजी अंबेडकर जो थे वो हमेशा हैदराबाद को फेवर करते थे। अब इसके पीछे रीजन है, आपको पता है कि बी आर अंबेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उसके हेड थे, वो अपनी थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स में ये बात करते हैं कि इंडिया को एक सेकंड कैपिटल की जरूरत है, और वो सजेस्ट करते हुए भी नजर आते हैं। अब अंबेडकर ने कोलकाता को तो इसलिए रूल्ड आउट कर दिया बिकॉज कहीं ना कहीं तिब्बत के पास में था और इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते थे, और मुंबई को भी वो इसी कारण की वजह से कि ये कोस्ट लाइन पे है तो कहीं ना कहीं थ्रेट है मुंबई की इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी, इसीलिए वो वहां पे हैदराबाद को लेके आते हैं, हैदराबाद पे ज्यादा फोकस करते हैं और बोलते हैं कि हैदराबाद एक बहुत ही बेटर लोकेशन है अगर हम सेकंड कैपिटल की बात करें तो। अब उसके पीछे रीजन ये होता है कि हैदराबाद सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से उस टाइम पे नॉर्थ और साउथ रीजन्स के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, चाहे वो लैंग्वेज के लेके हो, चाहे वो कैपिटल को लेके हो, उन सारे डिफरेंसेस को भी खत्म किया जा सकता था अगर हम हैदराबाद को सेकेंड कैपिटल बनाते। क्योंकि जो लोग सदर्न रीजन में रहते थे उनके लिए कैपिटल दिल्ली हो उसको इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट होता था, और वो ये सोचते थे कि कहीं ना कहीं हम जो नॉर्दर्न पॉपुलेशन है या फिर जो नॉर्दर्न इंडिया है उसके द्वारा रूल किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत सारे डिफरेंसेस का रीजन भी रहा। तो ये कारण देते हुए वो बोलते हैं, और पहली चीज तो बोलते हैं हैदराबाद के लिए इसलिए कि टेंशंस को हम डिफ्यूज कर सकते हैं। दूसरा ये बोलते हैं, दूसरा वो आर्ग्यू करते हैं कि दिल्ली क्यों नहीं होनी चाहिए हमारी इंडिया की नेशनल कैपिटल, क्योंकि दिल्ली एक बहुत ही वल्नरेबल प्लेस है, क्योंकि जो भी हमारे नेबरिंग नेशंस हैं वो कभी भी बॉम्बिंग कर सकते हैं दिल्ली के अंदर। और अभी प्रेजेंट टाइम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में अभी रिसेंटली बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए हैं। अब आप ये तो कहेंगे कि हम नेबरिंग नेशंस के साथ में पीस रखना चाहते हैं, हम स्टेबिलिटी रखना चाहते हैं इस रीजन के अंदर, बट आपको नहीं लगता कि वॉर तो कभी भी हो सकती है, इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्बेंसेस तो कभी भी हो सकते हैं, और जब हो सकते हैं तो जो जगह वल्नरेबल होगी सबसे पहला टारगेट वही बनेगा। तो ये चीज हमारे भीमराव रामजी अंबेडकर कहते हुए नजर आते हैं। फिर दूसरी बार 2009 के अंदर कांग्रेस लीडर विलास मुत्तेमवर ये आर्ग्यू करते हैं कि नागपुर को सेकंड कैपिटल बनाना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या होता है, जब चाइना इन्वेड करता है इंडिया के अंदर तो जो 4 डिफेंस प्रोडक्शंस होते हैं जवाहरलाल नेहरू साहब उसको नागपुर शिफ्ट कर देते हैं। तो पहला रीजन तो वो ये बताते हुए हैं कि जब भी कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो, जब भी जैसे वॉर की सिचुएशन हो या फिर इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्बेंस हो, तो जब हमने अपने डिफेंस प्रोडक्शन जो कि इतने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे लिए उनको हमने नागपुर शिफ्ट कर लिया, तो इससे सेफेस्ट सिटी क्या हो सकती है, पहली चीज तो वो ये बोलते हैं। दूसरी चीज ये बोलते हैं कि जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उनको इजीली और कन्वीनियंटली आप शिफ्ट कर सकते हो नागपुर की तरफ, ये बात करते हुए नजर आते हैं। और फिर 2013 में भी दोबारा से ये डिमांड उठाते हैं कि अब न्यू दिल्ली बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, चाहे से उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस हो या फिर एनवायरमेंटल कैपेसिटी हो, वो एक्सटेंड करती जा रही है, वो डिटेरिएट हो रही है, साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज भी एडिक्वेट नहीं है जिस तरीके से वहां की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अब अभी राइट टाइम है कि हम नागपुर को अपनी सेकेंड कैपिटल बनाएं। अब उसके बाद में कर्नाटका के मिनिस्टर होते हैं लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्री आरवी देशपांडे, वो पीएम मोदी को ये लिखते हैं कि आप बैंगलोर को कैपिटल बनाइए, बिकॉज कहीं ना कहीं वही बात जो कि आपने भीमराव रामजी अंबेडकर ने कही थी कि जो भी टेंशन्स अभी नॉर्दर्न इंडिया साउथर्न इंडिया में हमें देखने को मिलती है उन टेंशन्स को वो रिड्यूस करेगा, और काफ़ी लोग जो दिल्ली एज ए कैपिटल रिलेट नहीं कर पाते सदर्न इंडिया से, वो अगर आप बेंगलुरु बनाते हैं तो वो रिलेट कर पाएंगे, राइट। और ममता बनर्जी की तो एक डिफरेंट ही डिमांड होती है, 2021 में वो 4 कैपिटल की डिमांड रखती हैं। वो कहती हैं कि क्यों अकेली दिल्ली ही डिसाइड करे कि पूरे देश में क्या होगा, आपको नहीं लगता कि 4 कैपिटल होनी चाहिए, वो कि अलग अलग कॉर्नर्स में, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर जगह में देखने को, जो पार्लियामेंट के सेशन भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में होने चाहिए। और वो तो ये भी चाहती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कलकत्ता को नेशनल कैपिटल ऑफ बंगाल डिक्लेयर करे, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स अपने कॉलोनियल टाइम्स में कलकत्ता की पोजीशन थी, राइट। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया की सेकंड कैपिटल होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो कौन सी कैपिटल होनी चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हम लेके आए रफ्तार बैच, जिसमें कि आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा, आपकी डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग होगी, आपकी कंप्लीट करंट अफेयर्स प्रिपरेशन होगी, और आपकी मेंटरशिप सेशंस भी कंडक्ट किए जाएंगे। और ये हमारे ऑप्शनल है, प्रतीक नायक सर हिस्ट्री लेते हैं, हेमा बंधु मैम एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं, तो आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं, और ये हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस भी हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। जिस तरीके से लेक्चर आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लगता है किसी और के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।